आजकल देश कहां से चल रहा है? पटना के गांधी मैदान, और उस गांधी मैदान के ठीक बगल में पटना का सबसे बड़ा होटल मौर्या होटल। वहीं पर देश के गृहमंत्री अमित शाह का डेरा है, क्योंकि दिल्ली के नौकरशाहों की आवाजाही भी इस होटल में बाखूबी है। कांग्रेस के नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि वहां जो सीसीटीवी है उसको कागज से ढक दिया गया है। जिस फ्लोर पर है उस फ्लोर पर सीसीटीवी, उस पर रुमाल रख दिया गया है, क्योंकि लोगों की आवाजाही भविष्य में कोई सीसीटीवी खंगाल कर देखना चाहे तो दिखाई ना दे। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? लेकिन दूसरा चरण वाकई इतना महत्वपूर्ण है। रातों रात खबर मिलती है कि स्थितियां मुश्किल में है। इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ, इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। यह जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स? किससे डरते हो? ऐसा क्या है बिहार के चुनाव और वह भी मौर्या होटल और वह भी गृह मंत्री का डेरा वहां पर लगातार डाले रहना? और इन सब के बीच पूरे बिहार ने जब पहले चरण के वोटिंग में पूरे देश को चौंका दिया और खास तौर से बीजेपी को भी चौंका दिया, तो अब दूसरे चरण से पहले वो चौंकेगी या फिर चेत जाएगी? कह सकते हैं दूसरे चरण को लेकर बीजेपी को अपनी सीटें बचानी है, अपने गठबंधन को बचाना है, अन्यथा सब कुछ डूब जाएगा। क्योंकि दूसरा ही तो चरण है जिसमें जाति समीकरण अगर सध गए, मुस्लिम यादव समीकरण यानी MY समीकरण अगर सध गया, हिंदू मुस्लिम के बीच वोट नहीं बटा, और इन सब के बीच AIMIM और जन स्वराज की अगर अपनी अपनी दृष्टि से चल निकली, तो फिर क्या होगा? और बीजेपी की कमान इस वक्त अमित शाह के हाथ में है। अमित शाह जानते हैं कि जो प्रभाव बिहार चुनाव का पड़ेगा उसमें सब कुछ उन्हीं के कांधे पर आने वाला है, क्योंकि समूची बिसात उन्होंने ही बिछाई। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें नीतीश कुमार ने तो अपने तौर पर अपनी पार्टी और अपने वोटरों के लिए घेराबंदी तो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को देकर एक बना ली, लेकिन बीजेपी के हाथ में क्या है? राजनीतिक तौर पर किस राजनीतिक दल को कहां पर खड़ा करना है, किसे कहां बैठाना है, किससे कौन सा समझौता करना है, सब कुछ तो उन्हीं के इशारे पर हुआ है। कम से कम एनडीए के भीतर तो जरूर, और विपक्ष में एक चेतावनी भी रेंगती रही है, आने दीजिए, इस बार फिर जीत कर आएंगे। और इस दौर में जिन जगहों पर 122 सीटों पर वोट पड़ने हैं, वहां पर आधे से ज्यादा जीत पिछली बार एनडीए को मिली थी और उसमें लगभग 70% जीत बीजेपी को मिली थी। और इस बार अगर वही चीजें डगमगा गई तो फिर क्या होगा? शायद इसीलिए बीजेपी अपनी रणनीति, या कहें गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति बीजेपी के लिए जो बन रही है, वो सीमांचल का इलाका हो, वो चंपारण का इलाका हो, वो भागलपुर और बांका का इलाका हो, वो भागलपुर के भीतर पिरपैंती का इलाका हो, संकट गहराया हुआ है। और इस गहराते हुए संकट का मतलब क्या है, इसको जरा शुरू में ही जान लीजिए। बार इन 17 में से कम 6 सीटों का संकट गहरा गया है। बीजेपी क्या करे, शाह क्या करें? उसके बाद दूसरी परिस्थिति सीतामढ़ी और सुपौल और साथ में अररिया की है। इन 3 जगहों पर कुल मिला के 19 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए यहां पर 15 सीटें जीती थी। इन 15 में से 5 सीटों का संकट गहरा गया है। शाह क्या करें? तीसरी परिस्थिति पूर्णिया और कटिहार की है। यहां की 14 सीटों में से 8 सीटों पर पिछली बार जीत मिली थी। 2 सीटों के समीकरण डगमगा गए हैं। बीजेपी क्या करे, शाह क्या करे? और चौथा संकट भागलपुर और बांका और जमुई का है, जहां की 16 में से 12 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी। इस बार इसमें से 6 सीटों का संकट गहरा रहा है। और यह ऑपरेशन चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो गया। स्तर पे नहीं, यह गांव और पंचायत का किस्सा है, जिसके आश्रय बीजेपी को अपने वोट अगले 36 घंटों में दोबारा समेटने हैं, लौटाने हैं। क्योंकि अगर सीमांचल के इलाके में
मुस्लिम बहुल तादाद जो वहां मौजूद है, उसने अगर AIMIM को नकार दिया है, जो पिछली बार सीमांचल में 5 सीटें जीत गई थी, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जिन 11 सीटों पर बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की मौजूदगी है, उन 11 की 11 सीटों पर जीत महागठबंधन की मिल जाएगी। पिछली बार 6 सीटें जीती थी महागठबंधन ने और 5 सीटें AIMIM ने जीती थी। हालांकि बीजेपी या एनडीए वहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर AIMIM की मौजूदगी तो थी। इसीलिए बिहार के भीतर जो लगभग 50 से कुछ ज्यादा 53 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर प्रभावी है, वहां पर 53 में से 36 सीटें पिछली बार एनडीए जीत गई थी। इस बार क्या होगा? उन 36 में से लगभग 18 सीटों का संकट है। तो यह तो बड़ा व्यापक संकट है। और फिर क्या यह ऑपरेशन जो है, उस ऑपरेशन के जरिए वोटरों को अपने अनुकूल बनाया जा सकेगा? लेकिन उससे हटकर अगर आप एक दूसरी परिस्थिति को परखें तो पिछली बार AIMIM थी, इस बार जनसुराज है। जनसुराज ने सीमांचल के हर सीट पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है और जनसुराज ने इस बार बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। उनकी संख्या है 29। यहां तक कि AIMIM जो 29 सीटों पर लड़ रही है, उसने भी 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया है। यानी मैक्सिमम जनसुराज ने 29 उम्मीदवारों को उतारा है। आरजेडी ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा, कांग्रेस ने 10 उतारा, CPIML ने 2 उतारा, यानी महागठबंधन ने 31 को उतारा। बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट को मुस्लिम टिकट नहीं दिया, कहा कि वोट ही नहीं देते हैं तो क्यों टिकट दें। यानी उनके तरफ से बात साफ हो गई। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड जो पिछली बार जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारी थी, कोई जीत नहीं पाया था, तो इस बार उसने सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को बनाया। इन चीजों ने उलझन भरी परिस्थिति में एक मैसेज बिहार के भीतर बीजेपी के लिए नेगेटिव दे दिया। और नेगेटिव इसलिए भी वो बड़ा हो गया क्योंकि उनके पास अपना कोई चेहरा बिहार का क्रेडिबिलिटी के साथ नहीं, साख के साथ नहीं। जो 2 डिप्टी सीएम हैं, दोनों अपने अपने चुनाव क्षेत्र में नाजुक स्थिति में पहले राउंड में ही पहुंच चुके हैं। यानी तीसरा सवाल, बीजेपी के भीतर चेक एंड बैलेंस जो पावर का है, उसको लेकर लड़ाई बिहार के दूसरे चरण की वोटिंग पर जाकर टिक चुकी है। और तीसरा सवाल उस आखिरी दौर की स्ट्रेटजी और ऑपरेशन का होता है जो बीजेपी अपने तौर पर करती रही है या नहीं करती रही है, यह तो बहुत दूर की बात है। लेकिन चुनाव के बाद वो करती है, यह तो हर कोई जानता है, कैसे खरीद फरोख्त होती है, पार्टी कैसे टूटते हैं। लेकिन चुनाव से पहले चरण की वोटिंग चौंका जाए और दूसरे चरण को अपने अनुकूल कर लिया जाए, इस ऑपरेशन की गतिविधियां जनादेश के वक्त कैसे नजर आएगी, वह गृह मंत्री अमित शाह की अपनी राजनीतिक जमीन, अपनी क्रेडिबिलिटी और उनका जो दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पर वही है, शायद सब कुछ उस पर टिका है। और उसके साथ ही बीजेपी के भीतर किसे अध्यक्ष होना है, सब कुछ उस पर आकर खड़ा हो गया है। और आखिरी सवाल तो यही है, इस वक्त देश पटना से चल रहा है। पटना के गांधी मैदान, मौर्या होटल और वहां पर शानदार स्वीट में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, नौकरशाही की आवाजाही, देश पर पैनी नजर और इन सब के बीच चुनाव परिणामों को लेकर भी मशक्कत करती हुई मशीनरी कोई आसान काम नहीं है। इस वक्त इस देश की पॉलिटिकल राजधानी पटना का गांधी मैदान से सटा हुआ मौर्या होटल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।